नमस्कार। आज हम भारत में स्थानीय स्वशासन यानी जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पंचायती राज, इस पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ये व्यवस्था कैसे बनी, कैसे विकसित हुई और इसकी मुख्य बातें क्या हैं। बिल्कुल। और देखिए, पंचायती राज का जो मूल मकसद है जी वो है लोकतंत्र को एकदम जमीनी स्तर तक पहुंचाना, हाँ, बिल्कुल नीचे तक। ताकि गांव के विकास में वहां के लोगों की सीधी भागीदारी हो। और इसमें जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसने तो इसे एक संवैधानिक एक कानूनी पहचान दी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कदम था। तो आज की चर्चा का उद्देश्य यही है कि इन स्रोतों के आधार पर हम समझें कि पंचायती राज की पूरी यात्रा कैसी रही है जी और इसके मुख्य पहलू, मतलब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्यवस्था, ये सोच आई कहाँ से, मतलब शुरुआत कैसी हुई इसकी? देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद से ही ये सोच तो थी कि गांव के स्तर पर स्वशासन हो, लेकिन एक जो ठोस कदम या एक महत्वपूर्ण मोड़ आया वो था 1957 में। 1957। हाँ, जब बलवंत राय मेहता समिति बनी। उन्हें काम दिया गया था कि वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज को देखें और सुधार सुझाएं। अच्छा। और इसी समिति ने पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जी बिल्कुल, यानी शक्ति का, पावर का नीचे की ओर बंटवारा। और इसी योजना को बाद में पंचायती राज के नाम से जाना गया। तो ये नाम भी वहीं से जुड़ा? हाँ, और उनकी सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य सिफारिश थी त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय, 3-tier सिस्टम। जी, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक या तहसील स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। अच्छा, गांव, ब्लॉक, जिला, ये 3 लेवल। हाँ, और इसमें ये भी कहा गया कि ये तीनों स्तर एक तरह से जुड़े होने चाहिए अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ऊपर के 2 स्तरों के लिए। जी, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, गांव वाली, उसके प्रतिनिधि सीधे चुने जाने थे, डायरेक्ट इलेक्शन से। अच्छा, तो गांव में सीधा चुनाव, ऊपर अप्रत्यक्ष, और जिला परिषद का अध्यक्ष डीएम को होना था शायद। समिति ने सुझाया था कि जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। योजना, समन्वय और पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया था पंचायत समिति को, जबकि कार्यान्वयन ग्राम पंचायत को करना था। तो ये सिफारिशें आई 1957 में, इन्हें लागू किया गया? हाँ, समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं सुझाया। राज्यों पर छोड़ दिया कि वो अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उसे अपनाएं। अच्छा, तो राज्यों को छूट थी और फिर राजस्थान पहला राज्य बना। जी हाँ, राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इसका उद्घाटन हुआ, गांधी जयंती के दिन। हाँ, और राजस्थान के बाद फिर आंध्र प्रदेश ने उसी साल से अपनाया। फिर धीरे धीरे कई और राज्यों ने भी अपनाया, लेकिन हर जगह एक जैसा सिस्टम नहीं था। किसी ने 2 स्तरीय अपनाया, किसी ने 3। तो मतलब शुरुआत तो हुई, लेकिन शायद कुछ दिक्कतें भी रही होंगी, इसलिए और समितियां बनी। बिल्कुल, समय के साथ महसूस किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जितनी उम्मीद थी। तो फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति बनाई। अशोक मेहता समिति, हाँ, इनका नाम भी सुना है। इनकी क्या खास बातें थी? अशोक मेहता समिति ने देश भर में पंचायती राज व्यवस्था की जो गिरती हुई स्थिति थी, उस पर रिपोर्ट दी और उसे पुनर्जीवित करने, मजबूत करने के लिए करीब 132 सिफारिशें दी। 132? काफी विस्तार से अध्ययन किया होगा। जी, उनकी सबसे बड़ी सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। 2 स्तरीय कौन कौन से? जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत मतलब करीब 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों का एक समूह हो। अच्छा, ब्लॉक वाला स्तर हटाकर गांव के समूहों का मंडल। हाँ, उनका मानना था कि जिला ही विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए और जिला परिषद कार्यकारी निकाय बने, राज्य स्तर की योजना की निगरानी करे। और क्या सिफारिशें थी? उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए, मतलब पार्टियां अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ें। ये तो बलवंत राय मेहता समिति से अलग था शायद। जी, वो इसके पक्ष में नहीं थे।
अशोक मेहता समिति ने ये भी कहा कि पंचायतों के पास टैक्स लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए। और संवैधानिक दर्जा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें एक पहचान और सुरक्षा मिलती। उन्होंने न्याय पंचायतों के गठन की भी बात की, जिन्हें योग्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अलग निकाय के रूप में रखा जाए और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से परामर्श करके राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराया जाए। एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित करने की भी सिफारिश की। काफी सारी सिफारिशें थीं, लेकिन क्या ये लागू हो पाई? दुर्भाग्य से जनता पार्टी सरकार समय से पहले गिर गई, तो केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो सकी। कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने इनकी कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने कानून जरूर बनाए। अच्छा, तो ये सफर जारी रहा। इसके बाद जीवी के राव समिति का नाम आता है 1985 में। जी, योजना आयोग ने 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसका काम था ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना। इन्होंने क्या पाया? समिति ने पाया कि विकास प्रक्रिया का धीरे धीरे नौकरशाहीकरण हो गया है, मतलब अफसरशाही हावी हो गई है, और इससे पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। उन्होंने इस स्थिति को बिना जड़ की घास कहा। बिना जड़ की घास मतलब पावरलेस? हाँ, मतलब उनकी पकड़, उनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। समिति ने सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जिला परिषद को प्रमुख भूमिका दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तर सबसे उपयुक्त है। तो इन्होंने जिला स्तर को मजबूत करने की बात की। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिला विकास आयुक्त का पद बनाया जाना चाहिए, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में काम करे, और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। ठीक है। और इसके ठीक अगले साल 1986 में एलएम सिंघवी समिति आई। राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी शायद। हाँ, 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इसका विषय था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। इन्होंने क्या कहा? सिंघवी समिति ने बहुत जोर देकर कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। फिर से संवैधानिक दर्जे की बात? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इससे उनकी पहचान और अखंडता सुनिश्चित होगी। और क्या सुझाव थे इनके? उन्होंने नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का भी सुझाव दिया। साथ ही गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित करने की सिफारिश की, ताकि लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय मिल सके। न्याय पंचायत, यह अशोक मेहता समिति ने भी कहा था। हाँ, और सिंघवी समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक कहा। उन्होंने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों के पास ज्यादा वित्तीय संसाधन होने चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता, नियमित चुनाव, न्याय पंचायत और वित्तीय संसाधनों पर जोर दिया। जी, ये उनके मुख्य बिंदु थे। इसके बाद थुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988 का भी जिक्र आता है। क्या इन्होंने भी इन्हीं बातों को दोहराया? हाँ, मोटे तौर पर। थुंगन समिति, जो संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी, उसने भी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। उन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली और 5 साल के निश्चित कार्यकाल की भी बात कही। जिला परिषद को योजना और विकास की मुख्य एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। और गाडगिल समिति? गाडगिल समिति 1988 में बनी थी और इसकी अध्यक्षता वीएन गाडगिल ने की थी। इसे ये देखना था कि पंचायती राज संस्थाओं को सबसे प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं सिफारिशों ने उस संविधान संशोधन विधेयक का आधार तैयार किया जो आखिरकार 73वें संशोधन के रूप में पारित हुआ। अच्छा, तो गाडगिल समिति की सिफारिशें ही कानून का आधार बनी।
क्या थी वो मुख्य सिफारिशें? उन्होंने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। वही त्रिस्तरीय मॉडल। जी, सभी 3 स्तरों के सदस्यों का चुनाव सीधे होना चाहिए। कार्यकाल 5 साल का निश्चित होना चाहिए। कार्यकाल भी फिक्स। हाँ, और अनुसूचित जातियों एससीज, अनुसूचित जनजातियों एसटीज और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान भी इन्होंने सुझाया। जी, उन्होंने ये भी सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए और एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए जो पंचायतों को धन के आवंटन के बारे में निर्णय ले। वित्त आयोग और चुनाव के लिए? चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और पंचायतों को संविधान के एक नई अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर योजना बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तो गाडगिल समिति ने लगभग वो सारी बातें कह दी जो बाद में 73 में संशोधन में आई। हाँ, काफी हद तक इन्हीं सिफारिशों ने उस दिशा को तय किया। तो इन सब समितियों की सिफारिशों के बाद आखिरकार वो मोड़ आया जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। जी बिल्कुल, नरसिम्हा राव सरकार के समय ये ऐतिहासिक संशोधन पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल, जिसे अब पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, ये अधिनियम सच में एक मील का पत्थर है। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, भाग 9, जिसका शीर्षक है पंचायतें। इसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक के प्रावधान हैं। भाग 9 और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। जी, 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय, फंक्शनल आइटम्स शामिल हैं। ये वो काम है जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। 29 विषय, जैसे कुछ उदाहरण? इसमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, खादी, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसी कई जरूरी चीजें शामिल हैं। काफी व्यापक सूची है। तो इस अधिनियम ने क्या अनिवार्य किया राज्यों के लिए? इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें न्यायोचित बना दिया। मतलब अब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से इन्हें भंग नहीं कर सकती या इनके चुनाव अनिश्चित काल तक टाल नहीं सकती। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को अपने पंचायती राज कानूनों में बदलाव करना पड़ा। इसने राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारी डाली कि वे इन संस्थाओं को शक्तियां और अधिकार दें ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। सबसे पहले ग्राम सभा। हाँ, ग्राम सभा इस पूरी व्यवस्था की नींव है। इसमें गांव के स्तर पर पंचायत क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता, रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। ये एक तरह से गांव की विधायिका है। गांव की अपनी संसद कह सकते हैं। राज्य विधानमंडल इसे शक्तियां और कार्य सौंप सकता है। ये सीधे लोकतंत्र का उदाहरण है। फिर त्रिस्तरीय प्रणाली। जी, अधिनियम हर राज्य में गांव, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक, तहसील, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। इससे पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एक रूपता आई। लेकिन क्या ये हर राज्य के लिए बिल्कुल अनिवार्य है? इसमें एक छूट है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो बना सकते हैं, पर अनिवार्य नहीं है। अच्छा, छोटे राज्यों के लिए छूट है। और चुनाव, सदस्य कैसे चुने जाते हैं? गांव, मध्यवर्ती और जिला, तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा सीधे यानी डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। सभी सदस्य सीधे चुने जाएंगे? और अध्यक्ष, चेयरपर्सन। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने में से ही, अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन से होगा। लेकिन गांव स्तर पर यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, ये तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। अच्छा, तो सरपंच का चुनाव सीधा होगा या अप्रत्यक्ष, ये राज्य तय करेगा। जी, और आरक्षण का प्रावधान? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये इस अधिनियम की एक क्रांतिकारी विशेषता है। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाएंगी। जनसंख्या के अनुपात में? जी, और सिर्फ सीटें ही नहीं बल्कि तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पद भी
एससीज और एसटीज के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से आरक्षित किए जाएंगे। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। सभी स्तरों पर कुल सीटों में से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। कम से कम 1/3? हाँ, और यही नहीं, अध्यक्षों के कुल पदों में से भी कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम था, खासकर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से इसने लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे शामिल होने का मौका दिया। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करते हैं। कितने समय के लिए चुनी जाती हैं पंचायतें? सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का तय किया गया है। 5 साल। और अगर बीच में भंग हो जाए तो? अगर कोई पंचायत समय से पहले भंग कर दी जाती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है, और जो नई पंचायत बनेगी वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अच्छा, सिर्फ बचे हुए समय के लिए। लेकिन अगर कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से कम का समय बचा हो और तब भंग हो तो फिर उस अवधि के लिए नए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। फिर सामान्य कार्यकाल पूरा होने पर ही चुनाव होंगे। ठीक है। और पंचायत सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं या अयोग्यताएं हैं? कोई भी व्यक्ति पंचायत सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि वो संबंधित राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए उस समय लागू किसी कानून के तहत अयोग्य है। मतलब जो एमएलए बनने के लिए अयोग्य हो वो पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकता? हाँ, लेकिन इसमें एक अंतर है उम्र का। अगर किसी व्यक्ति ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है तो उसे केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसने 25 साल की उम्र पूरी नहीं की है, जो विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी है। यानी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। जी। अयोग्यता से संबंधित अन्य सभी प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। ठीक है। अब 2 महत्वपूर्ण आयोगों की बात आती है, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग। हाँ। निष्पक्ष और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान है। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है। और इनका काम क्या है? इनका काम है पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करना। राज्यपाल चाहें तो इन्हें और भी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। इनकी सेवा शर्तें ऐसी होंगी कि इन्हें आसानी से हटाया न जा सके, जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जी। और दूसरा महत्वपूर्ण आयोग है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ये क्या करता है? राज्यपाल हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। इसका काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। समीक्षा करके क्या सुझाव देगा ये राज्यपाल को सिफारिशें देगा कि राज्य द्वारा वसूले गए टैक्स, शुल्क, टोल आदि का राज्य और पंचायतों के बीच कैसे बंटवारा हो। कौन से टैक्स, शुल्क, टोल पंचायतें खुद लगा सकती हैं। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितना अनुदान, ग्रांट से नेट दिया जाए, और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो ये पंचायतों के लिए पैसों का इंतजाम और बंटवारा कैसे हो, इस पर सलाह देता है। हाँ, और राज्यपाल इन सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। ठीक है। और पंचायतों की शक्तियां और कार्य, वो 29 विषय जो 11वीं अनुसूची में है। हाँ, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी हो। मतलब ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो कितनी शक्तियां देते हैं। जी, अधिनियम ये अनिवार्य करता है कि शक्तियां दी जाएं, लेकिन कितनी और कौन सी ये राज्य तय करते हैं। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना शामिल है, और इसमें वो 29 विषय भी शामिल हैं जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये राज्य तय करते हैं कि 29 कामों में से कौन से काम पंचायतों को सौंपने हैं और उसके लिए कितनी शक्ति और फंड्स देने हैं। बिल्कुल, यहीं पर राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने बताया कि अधिनियम के कुछ प्रावधान अनिवार्य हैं और कुछ स्वैच्छिक। ये क्या है? हाँ, अधिनियम के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें राज्यों को मानना ही होगा। ये अनिवार्य प्रावधान है, जैसे लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखना, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण देना, 5 साल का कार्यकाल तय करना, पंचायत भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराना,
राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये सब अनिवार्य है। ये तो करने ही करने हैं। और स्वैच्छिक वॉलंटरी कौन से हैं? स्वैच्छिक प्रावधान वो है जिन्हें लागू करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा गया है, उनकी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए। उदाहरण के लिए वर्गों के लिए सीटों या अध्यक्ष पदों का आरक्षण करना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना यानी उन्हें टैक्स लगाने की शक्ति देना, उन 29 विषयों में से कौन से और कितने कार्य पंचायतों को सौंपना और उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए शक्तियां और अधिकार देना, ये सब स्वैच्छिक दायरे में आते हैं। अच्छा, तो यहीं पर राज्यों के बीच अंतर आ जाता है कि किसने कितने अधिकार और संसाधन पंचायतों को दिए हैं। जी बिल्कुल, यहीं से प्रदर्शन में भी अंतर दिखता है। अब एक और कानून का जिक्र आता है, पैसा अधिनियम 1996। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, पैसा यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। देखिए, संविधान का भाग 9 जो पंचायतों से संबंधित है, वो सीधे तौर पर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था। अच्छा, आदिवासी बहुल इलाकों पर? जी, संसद को ये अधिकार था कि वो इस भाग के प्रावधानों को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ इन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने पैसा कानून बनाया। तो इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी जाए, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके सामुदायिक संसाधनों की रक्षा की जाए। यानी उनकी अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज लागू करना। हाँ, पैसा कानून ग्राम सभा को बहुत अधिक शक्तियां देता है। हर गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य वो सभी लोग होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में है। ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और पारंपरिक विवाद समाधान तरीकों की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा को ज्यादा ताकत दी गई है इसमें। जी, विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले या सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने से पहले ग्राम सभा की सहमति या परामर्श जरूरी है। लघु जल निकायों का प्रबंधन, लघु खनिजों के खनन का लाइसेंस या पट्टा देना, नशीले पदार्थों की बिक्री या खपत को नियंत्रित करना, भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाना, गांव के बाजारों का प्रबंधन करना, साहूकारों पर नियंत्रण रखना, इन सब मामलों में ग्राम सभा या पंचायतों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। हाँ, तो ये सुनिश्चित करता है कि विकास उनकी जरूरतों और सहमति के अनुसार हो। बिल्कुल। पैसा का मूल मंत्र है स्वशासन, जिसमें ग्राम सभा केंद्र में हो। ये पारंपरिक ग्राम सभाओं को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास है। ठीक है, तो हमने कानून और उसके प्रावधानों को समझा। अब बात करते हैं वित्त की। पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आता है? देखिए, 73 में संशोधन अधिनियम और राज्य के कानूनों के तहत पंचायतों को कुछ वित्तीय शक्तियां और स्रोत दिए गए हैं। जैसे राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार दे सकता है। कौन से टैक्स लगा सकते हैं पंचायतें? ये राज्य तय करता है। आमतौर पर प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ स्थानीय मेलों या बाजारों पर टैक्स, पानी या सफाई जैसी सेवाओं पर शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं। लेकिन व्यवहार में पंचायतों की खुद की आय बहुत सीमित होती है। तो फिर पैसा आता कहाँ से? ज्यादातर पैसा राज्य सरकार से अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड के रूप में आता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान मिलता है। और केंद्र सरकार से? हाँ, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, जिसका कुछ हिस्सा पंचायतों के लिए होता है और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का पैसा भी पंचायतों के माध्यम से खर्च होता है। और राज्य वित्त आयोग की भूमिका? जैसा हमने पहले बात की, राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्य के टैक्स का बंटवारा कैसे हो, पंचायतों को कितना अनुदान मिले और वो कौन से टैक्स खुद लगा सकें। इसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। लेकिन क्या ये सब पर्याप्त है? अक्सर सुनने में आता है कि पंचायतों के पास फंड्स की कमी रहती है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? अप्रभावी प्रदर्शन के क्या कारण बताए गए हैं? हाँ, ये एक बड़ी सच्चाई है और चुनौती भी। संवैधानिक दर्जा और कानूनी ढांचे के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का प्रदर्शन कई राज्यों में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप?
सबसे बड़ी समस्या है शक्तियों और संसाधनों का अपर्याप्त हस्तांतरण, मतलब लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। राज्यों ने कानून तो बना दिए, लेकिन अक्सर पंचायतों को वास्तविक शक्तियां, कार्य और सबसे महत्वपूर्ण फंड्स और फंक्शनरीज यानी कर्मचारी नहीं सौंपे हैं। वही 3Fs की कमी, फंक्शंस, फंड्स, फंक्शनरीज। जी, कागज पर अधिकार दे दिए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जरूरी पैसा और स्टाफ नहीं दिया। इससे पंचायतें राज्य सरकार की एजेंसियों पर निर्भर रहती हैं और प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाती। और क्या दिक्कतें हैं? दूसरी बड़ी दिक्कत है अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण। कई मामलों में पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय राज्य सरकार के अधिकारियों या विभागों के अधीन काम करती हैं। उनकी स्वायत्तता पर अंकुश रहता है। मतलब अफसरशाही हावी रहती है। हाँ, फिर जैसे आपने कहा, धन की कमी एक स्थायी समस्या है। पंचायतों के खुद के राजस्व स्रोत बहुत सीमित है और वे सरकारी अनुदान पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और ये अनुदान भी अक्सर समय पर या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। इसके अलावा कई राज्यों में ग्राम सभा की स्थिति भी कमजोर है। कानून में तो ग्राम सभा को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन जमीन पर अक्सर उनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं होती, या होती भी हैं तो उनमें लोगों की भागीदारी कम होती है या उनके फैसलों को महत्व नहीं दिया जाता। लोगों में जागरूकता की कमी भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, क्षमता निर्माण का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, खासकर पहली बार चुनकर आने वाले और विशेष रूप से महिला प्रतिनिधि या वंचित वर्गों के प्रतिनिधि, उनमें अक्सर अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और पंचायत के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी और आवश्यक कौशल की कमी होती है। उनकी ट्रेनिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। और बुनियादी ढांचा, ऑफिस वगैरह? हाँ, वो भी एक मुद्दा है। कई पंचायतों के पास अपना ठीक-ठाक कार्यालय भवन तक नहीं है। कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तो दूर की बात है। रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी अक्सर कमजोर होती है। तो ये सब मिलकर पंचायतों के प्रभावी कामकाज में बाधा डालती हैं। जी, ये कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जिनके कारण संवैधानिक दर्जा मिलने के इतने सालों बाद भी पंचायती राज व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया में विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक है। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, कानून और संविधान में प्रावधान कर देना ही काफी नहीं है। उसे जमीन पर उतारने में, उसे सफल बनाने में अभी भी कई बाधाएं हैं, कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। बिल्कुल सही। संवैधानिक प्रावधान अपनी जगह बहुत मजबूत हैं, लेकिन असली चुनौती उनके प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में है। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारें पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और वास्तव में शक्तियां, संसाधन और जिम्मेदारियां पंचायतों को सौंपें। हाँ, राज्यों की भूमिका बहुत अहम है। जी, पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना, चुने हुए प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना, और सबसे जरूरी ग्राम सभा को वास्तव में सशक्त बनाना, ये सब कदम उठाने होंगे ताकि पंचायतें सिर्फ नाम की नहीं बल्कि सच में स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। तो भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। हाँ, और सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्थानीय स्तर पर, अपने गांव या मोहल्ले के स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए एक नागरिक के तौर पर या समुदाय के तौर पर क्या भूमिका निभाई जा सकती है? ग्राम सभा में भागीदारी से लेकर चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछने तक क्या किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जी, ये बहुत जरूरी सवाल है। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।